नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट इलेक्ट्रीशियन की यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रांसफार्मर के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने टॉप सीरीज अपलोड की है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा को प्राथमिक से माध्यमिक तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी। इनमें कोई विद्युतिक संबंध तो है नहीं, विद्युतीय रूप से तो ये दोनों जुड़ी नहीं है, ना ही मैकेनिकली रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनमें जो यहाँ से वोल्टेज का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, किसके माध्यम से होता है? पहला इसमें क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया? कूलिंग कुंडलन द्वारा, नहीं ये नहीं होगा। हवा के द्वारा, एयर कोर कॉइल यूज नहीं की जाती है। फ्लक्स के द्वारा, चूंकि ट्रांसफार्मर फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स के परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, फ्लक्स द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट शून्य हो, उसका अर्थ क्या है? ट्रांसफार्मर में फुल लोड हो, देखिए ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे V1 दिए, यहाँ से I1 गई, ठीक है, यहाँ पे ये V2 है, लेकिन यहाँ की जो करंट I2 है वो क्या है? 0 है। तो करंट कब प्रवाहित होगी? जब हम लोड को जोड़ेंगे। जब तक लोड नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी करंट प्रवाहित नहीं होगी। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा इसका? ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है। अगर फुल लोड है तब तो करंट प्रवाहित होगी। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है तो बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी। ट्रांसफार्मर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, क्योंकि आयरन लॉस लोड पर डिपेंड नहीं करता, कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। देखिए जो इसकी कोर होती है वो आयरन की बनी होती है, तो इसमें कॉपर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये कॉइल होती है, ये कॉपर की बनी होती है। जब ये कॉपर की बनी होती है तो कॉपर लॉस तो इसी में होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस में होता है? मुख्य रूप से वाइंडिंग में होता है। कोर तो आयरन की बनी होती है या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। और लो रिलक्टेंस के कारण इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। मुख्य बॉडी में से वो भी आयरन कोर की बनी होती है। बुशिंग में, बुशिंग से कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में होता है, क्योंकि वाइंडिंग हमारी काहे की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती हैं। देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारी जो वाइंडिंग है ना तो इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ी हुई है, ना तो मैकेनिकली रूप से जुड़ी है। ये किस रूप से जुड़ी है? फ्लक्स के माध्यम से। फ्लक्स के माध्यम मतलब चुंबकत्व के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लेकिन अगर इसमें कहीं ये भी ऑप्शन आ जाता कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और चुंबकीय और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों ऑप्शन दिया हो, तो हम किसको टिक करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि सप्लाई देने पर ही उसमें कोर में मैग्नेट बनता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका आंसर होगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया नहीं है, चुंबकीय रूप से दिया है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनाई जाती है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जो ये कोर होती है वो किसकी बनाई जाती है? ट्रांसफार्मर की सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की। कारण क्या है? ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम करती है। हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र क्या होता है? WH बराबर ईटा बी मैक्स की पावर 1.6 F इंटू भी।
कि अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा, इसलिए लो लो कोफिशिएंट का हम यूज करते हैं। इसमें कि सबसे कम किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है, नहीं कर सकता है, कारण बताएंगे आपको। डीसी वोल्टेज को कम कर सकता है, नहीं कर सकता, अधिक कर सकता है, नहीं कर सकता, समान वोल्टेज में नहीं रूपांतरित करता, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए कारण क्या है। एसी में क्या होता है, एसी हमारी फर्स्ट हाफ लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, एसी हमारी लगातार चेंज होती रही तो फ्लक्स का परिवर्तन हर जगह पे अलग अलग हुआ। लेकिन जो हमारी डीसी है, जो हमारी क्या है, डीसी, डीसी में क्या होता है, डीसी हमारी ऐसी चलती है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ये जैसे है, जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स बन रही है वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्शन स्टैटिक डिवाइस है जो कि फ्लक्स के परिवर्तन पे कार्य करती है। जब तक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं करेगी। और फ्लक्स के वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, ई, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो ई बराबर क्या होता है, एन डी फाई अपान डी टी। मतलब फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करेंगे तभी हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी। डीसी में फ्लक्स परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, तो हमारे डीसी वोल्टेज यहाँ सेकेंडरी में उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को बढ़ाता है, नहीं, ऊर्जा जो होती है, जैसे हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 5 किलो वाट की ऊर्जा दिए हैं तो हमको भी यहीं पे 5 किलो वाट की ही ऊर्जा मिलेगी। ठीक है ना, तो ये ऊर्जा को नहीं बढ़ाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये भी नहीं करता। ये कौन करता है, जनरेटर, जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये क्या करता है, मोटर। अगला क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा को समान या अधिक, समान अथवा अधिक कम वोल्टेज में रूपांतर करना। ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। जिस अनुपात में वोल्टेज को बढ़ाएगा उसी अनुपात में करंट को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्या कहता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम, जैसे ये हमारा क्या, स्टेप अप का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न, यहाँ पे मान लीजिए एक टर्न है, यहाँ पे हमारी ज़्यादा टर्न है, तो यहाँ पे हम अगर V1 5 वोल्ट की दे रहे हैं तो यहाँ हमको V2 10 वोल्ट मिलेगी। ये किस पर डिपेंड करता है, टर्न पर, कि कितना टर्न दिया गया। ये हम एग्जांपल के तौर पर 5 और 10 माने हैं, ये टर्न पर डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है, इसके अनुसार एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम, इसमें तो ये निश्चित नहीं रहता कि इधर से हम प्राइमरी, इधर ही से हम वोल्टेज दे सकते हैं, हम इधर से ही वोल्टेज दे सकते हैं ना, तो मतलब हम स्टेप अप को स्टेप डाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो पहले ही क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो इसके लिए ये सेंस नहीं होगा, इसके लिए ए आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर नहीं होगा क्योंकि एम्पलीफायर पावर को भी एम्पलीफाई करता है, तो ये क्या करता है, पावर को एम्पलीफाई ट्रांसफर नहीं करता है। डायनेमिक मशीन है, मतलब कि रोटेटिंग, या डायनेमिक मतलब घूमने वाली, घूमने वाली ये भी मशीन नहीं है। इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करने वाली स्टैटिक डिवाइस, चूंकि ये स्थिर युक्ति है, स्थिर युक्ति होने के कारण इंडक्शन के सिद्धांत पे तो कार्य करती है, लेकिन ये स्थिर युक्ति है, गतिशील युक्ति नहीं होगी, इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर क्या है कि एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ये रोटरी कन्वर्टर का कार्य है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य क्या है, ईडी करंट लॉस को कम करना। ईडी करंट लॉस का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू डबल ईडी के बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर
टी स्क्वायर वी। ये क्या होता है, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या था, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस से हमारा कोई मतलब नहीं है। आयरन लॉस, ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करना, वोल्टेज से कोई मतलब, फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, इससे कोई मतलब नहीं है। आयरन लॉस इसका हमारा आंसर है, क्योंकि आयरन लॉस के दो पार्ट होते हैं, एक ईडी करंट, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। एक होता है ईडी करंट, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो आयरन लॉस के ही दोनों भाग है, हिस्टैरिसीस लॉस तथा ईडी करंट लॉस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन आयरन लॉस को कम करने के लिए इसका आंसर हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, अगर इसमें अलग से आयरन लॉस भी दिया हो और ईडी करंट भी दिया हो तब हम ईडी करंट को चूज करेंगे। अभी इसमें क्या होगा आंसर, बी नंबर आयरन लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उपकरण परिणामित्र का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा परिशुद्ध बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि धारा की रेंज को बढ़ाना, परास यानी मापने वाले उपकरण की रेंज को बढ़ाना है। अमीटर, अमीटर से मतलब नहीं है। वोल्ट मीटर, अच्छा सॉरी, रेंज को बढ़ाना है। तो देखिए क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा की बात किया है, मतलब कि हमारे सीटी की बात किया है। सीटी में क्या होता है, सीटी ये 1 टन, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक एमीटर को लगाते हैं, है ना। इसमें केवल धारा की बात किया है तो मीटर होगा। अगर विभव की बात करता है तो वोल्ट मीटर होता है। शक्ति, इन दोनों के कारण शक्ति में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, मापी उपकरण, ये नहीं है कौन सा मतलब कि किसको क्या करता है। तो अगर ट्रांसफार्मर में नॉर्मल पूछता तब ये होता कि इसको ना बढ़ाता है ना घटाता है, लेकिन इसमें क्या बोलता है, परास, मतलब कि अधिक वैल्यू की धारा को मापने के लिए सेकेंडरी में हम क्या लगाते हैं, मीटर। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, अमीटर। ठीक है, अगला हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रहती है। द्वितीयक वाइंडिंग अभी बताया ना कि जो हमारा सीटी होता है इसकी सेकेंडरी को, जैसे ये हमारी सेकेंडरी, इसको कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये जो हमारी प्राइमरी की करंट है ये वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती, ये क्या करती है, लोड के करंट पर निर्भर करती है। तो जब लोड के करंट निर्भर करेगी तो यहाँ पे ये सेचुरेट होती जाएगी, ये सेचुरेट होती जाएगी। अगर यहाँ पे लोड नहीं जुड़ा तो यही पूरी सेचुरेट होती जाएगी। इससे सीटी हमारी क्या हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। इसको बचाने के लिए या तो हम इसको एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से जोड़ दें या कि अमीटर द्वारा लगाएं, ठीक है ना। तो किसको ओपन नहीं रखना चाहिए, सदैव बंद रखना चाहिए, धारा ट्रांसफार्मर को, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा बंद रखना चाहिए। विभव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसमें क्या आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। अब देखिए आपने जनरेटर में पढ़ा होगा, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग में बिल्डिंग जनरेटर होता है, LAP, लैप वाइंडिंग बिल्डिंग जनरेटर। उसमें क्या होता है, करंट का मान हाई होता है और वोल्टेज का मान कम होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर में जाएं तो ये किस प्रकार का होगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन में क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा होती है, वोल्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। और करंट हमारे, और बिल्डिंग हमेशा किस पे होती है, करंट से होती है, वोल्टेज से नहीं होती। याद रखिएगा, करंट से हमेशा बिल्डिंग होती है, वोल्टेज से बिल्डिंग नहीं होती है, और स्पार्किंग के द्वारा। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा इसमें अपचायक, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, परिणामित की रेटिंग किस में होती है। देखिए परिणामित की मतलब ट्रांसफार्मर की यूनिट केवीए में होती है। ये रिएक्टिव पावर की यूनिट है और ये क्या है, रियल पावर की यूनिट है। ये जनरेटर की यूनिट होती है और वाट तो पावर की यूनिट है। ये अब प्रतिघाती शक्ति की यूनिट है। ये क्या है, आभासी शक्ति। इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होने का कारण क्या है। अब देखिए जो किलोवाट होता है उसमें तो पावर फैक्टर का हमारा कोई मतलब नहीं है डीसी में, क्योंकि cos फाई इक्वल टू 1 होता है। डीसी में पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में हम हर तरह का लोड लगाते हैं, तो हमको ये पता नहीं होता है कि ये कैसा लोड है, उसका पावर फैक्टर क्या है। डीसी में तो पावर फैक्टर हमेशा यूनिट ही होगा, लेकिन केवीए में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हमको लोड पावर फैक्टर 0 से लेकर 1 तक प्राप्त होता है। मतलब हमको जब पावर फैक्टर पता नहीं है तो उसकी हम केवीए रेटिंग रखेंगे, तब हमको केवीए से क्या हो जाएगा, किलोवाट में चेंज कर लेंगे, केवीए से किलोवाट में। केवीए cos फाई
इसका मतलब ये है कि हमको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जो लोड जोड़ा जा रहा है उसका लोड हमको पता नहीं है, उसका पावर फैक्टर, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, केवीए में होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी द्वितीयक में वह उभयनिष्ठ कोर हो, मतलब कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये बना लिया ट्रांसफार्मर। आदर्श का मतलब है कोई लॉस ना हो, लॉस कोई ना हो। ठीक है, मतलब इनपुट में जितना दे रहे हैं आउटपुट में हमको उतना ही प्राप्त हो जाए, बढ़ाकर या घटाकर वोल्टेज को, ये आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब लॉसेस उसमें क्या हो, जीरो। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक कोर उभयनिष्ठ होती है, ये तो सही है, कोर दोनों उभयनिष्ठ होती है। इनमें कोई लॉस एवं चुंबकीय लीकेज नहीं होता, ये भी सही है। इसका कोर स्टील का होता ही, बाइंडिंग शुद्ध कॉपर की होती है, स्टील से मतलब नहीं, सिलिकॉन स्टील, लेकिन कॉपर की तो होती है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन स्टील होता है तब सही मानते, इसके लिए ये आंसर नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अब देखिए, आदर्श में लॉस कोई नहीं होता है, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, बी। अगर आदर्श नहीं भी है तो भी हमारी प्राथमिक और द्वितीयक कोर उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें हमारा क्या आंसर होगा, बी नंबर, कोई लॉस नहीं है, चुंबकीय लीकेज भी नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 100% ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, ये तो फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता, फ्लक्स को भी परिवर्तित नहीं करता, पावर को भी परिवर्तित नहीं करता है, और इनमें सभी, तो ये सभी तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो, किसको परिवर्तित करता है, तो इसमें क्या है, जो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी दिए तो मूल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई F2। ठीक है, फ्लक्स कोर में प्रवाहित होती है, फ्लक्स नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा फ्लक्स में। ठीक है, अब बचा पावर। पावर क्या होता है कि जब हम इनपुट में मान लीजिए 5 किलोवाट की पावर दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट में, तो हमको आउटपुट में कुछ कम मिलती है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को ज़्यादा करेगा, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इन ऑप्शनों में से मतलब आउटपुट में मान लीजिए 4.9 किलोवाट दी, मतलब कि 100 वाट हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई, लॉस में ख़त्म हो गई। तो इसके इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा, 16 नंबर आंसर होगा, पावर को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर कोर को लिमिटेड किया जाता है ताकि, अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमको किसका यूज किया जाता है, लिमिटेड कोर का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परिणामित पर भारहीन परीक्षण प्राप्त करते हैं, मतलब कि नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, पहला आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, आयरन लॉस के लिए, और दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए। ठीक है ना, जो कि ये ऐसे होती है, लैगिंग होती है नो लोड पे, 90 डिग्री लैगिंग होती है आदर्श में, और जब नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 0.2 लैगिंग होती है। इसका हमारा क्या आंसर होगा, चुंबकीय धारा तथा नो लोड हानियों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 19 नंबर, किसी परिणामित का वोल्टा नियमन रेगुलेशन किस प्रकार होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक किस पर होता है, ऋणात्मक मतलब क्या है कि नो लोड वोल्टेज कम हो, फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा हो, फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा हो। जब ये ज़्यादा होगी तो रेगुलेशन क्या होता है, NL माइनस FL अपान FL, नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड। तो ऋणात्मक कब होगा, जब नो लोड वोल्टेज कम होगा, फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होगा, तब इसको जब घटाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू होगी। मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर पर। जब हमारा cos फाई पावर फैक्टर लीडिंग होगा तभी हमारा ये क्या होगा, पावर ऋणात्मक रेगुलेशन दर्शाएगा। इसके लिए क्या आंसर होगा, अग्रगामी। ठीक है ना, मतलब कि नो लोड वोल्टेज कम होनी चाहिए, फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज बढ़ी है। वोल्टेज कब बढ़ती है, जब हमारा पावर फैक्टर कैसा हो, लीडिंग प्रकार का हो, कैपेसिटिव लोड हो। तो लीडिंग प्रकार का जब लोड होगा तो फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होगी। अब कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो ऋण आएगा, तो ऋणात्मक होता है, तो अग्रगामी पावर फैक्टर पर ऋणात्मक होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में संपनर टेस्ट क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर संपनर टेस्ट
मुख्य रूप से अगर देखें तो तापमान की बढ़ोतरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें तापमान दिया नहीं है, इसमें क्या दिया है, ट्रांसफार्मर में संपीड़न टेस्ट करने केवल एक ट्रांसफार्मर होता है, दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, दो असमान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, कम से कम 3 ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसमें क्या होगा, बी नंबर आंसर, क्योंकि ये बैक टू बैक टेस्ट संपीड़न टेस्ट या और मोटर जनरेटर में स्विनबर्न टेस्ट, ये दोनों कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। संपीड़न टेस्ट का मतलब है तापमान ज्ञात करना, लेकिन इसमें 2 आदर्श मशीनों का यूज किया जाता है। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जिस प्रकार हमारा स्विनबर्न टेस्ट जनरेटर में होता है, उसमें हमारे 2 आदर्श मशीनों का यूज किया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी हमको 2 आदर्श मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, बी नंबर। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए ट्रांसफार्मर के। थैंक यू। आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।